हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा चैनल आदर्श आलिया यूट्यूब चैनल फॉर फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो हम अभी देख रहे हैं क्लास 10 के लिए लाइव प्रोसेसेस में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन देखा था और रेस्पिरेशन देखा था। उसके बाद फिर आपके स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम बीच में चले गए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर, जैसा कि स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम्स थे, शायद अभी हो भी चुके होंगे प्री बोर्ड्स। तो अब बोर्ड्स की तैयारी में आ जाइए। हम लाइव प्रोसेसेस का जो लेफ्ट पार्ट है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ले आना। वो क्यों जरूरी है ये आप सब जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो खास तौर से ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जरूर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट डिफ्यूजन से चीजें आती जाती हैं। बट एनिमल्स में खास तौर से ह्यूमन एंड प्लांट्स जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन होता है with the help of the circulatory system, and the parts of the human circulatory system are heart, blood vessels, then these double circulation यहाँ पे होता है, जिसमें कि एक सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड, ये जो ब्लू कलर से डिनोटेड है, हालांकि ब्लड कभी भी ब्लू नहीं होता है, बट ये ब्लू कलर से डिनोटेड, दिस इज सपोज टू बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है, और वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस हार्ट में आता है, और यहाँ से फिर से ये वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से पुश होकर के ये आर्टरीज में जाता है। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। एक डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से पंप होकर के जाता है लंग्स तक फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स से वापस आता है हार्ट में, हार्ट में से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द आर्टरीज टू द एंटायर बॉडी, सेल्स, टिश्यूज तक। सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट। जो हम खाते हैं, जो हम डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी होती है, जिसमें हमने देखा न्यूट्रिशन में हम बहुत सारा फूड कंपोनेंट्स लेते हैं, उनको वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, वहां से डाइजेस्टिव पार्ट्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद उसको अब्सॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द सेल्स। तो ये जो अब वो इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब क्या करता है, that is actually the medium of transport. That is, in human it is blood, and to assist this blood system is the lymphatic system. So transportation in animals, specifically in human, includes heart, blood vessels, blood pumping of heart through a pumping station, जैसे कि पेट्रोल के जो ट्रांसपोर्ट को अगर लिटरल मीनिंग देखें तो हम ये होता है यातायात, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराना। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बॉडी के एक काम कहीं और होता है, दूसरा काम कहीं और होता है, और इन सारे को मिला के कोऑर्डिनेट करके बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव कभी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नहीं जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो एनिमल्स में हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम इज अनदर सिस्टम ऑफ वेसल्स, जिसको अभी हम देखेंगे कि ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो जब ये बहुत महीन होती चली जाती हैं वेसल्स, जो नलियां हैं, तो थोड़ा प्लाज्मा ऊज आउट हो जाता है, वो वाइट लिम्फेटिक टिश्यूज में रहता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। और इनका एक अलग सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से ये फिर से वापस ट्रैवल करते हुए बीच में लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, ये जो माले की तरह दिख रहे हैं, लिम्फेटिक नोड्स में इम्यून सिस्टम का काम करते हैं लिम्फेटिक नोड्स, जहाँ पर फॉरेन बॉडीज को, या डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो फॉरेन बॉडीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर से वापस ये लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड में जाता है थ्रू वेन्स, एंड इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम असिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को, और बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद आता है, जिसको हम अलग से देखेंगे, किडनीज, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अलग से आपके लाइव प्रोसेसेस में है। इस वीडियो के बाद हम एक्सक्रीशन पे जाएंगे।
यहाँ पे भी, किडनी में भी, पूरी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हुआ और ऑक्सीजन लिया गया लंग्स के थ्रू, वहाँ पूरी सेल्स तक पहुंचा, वहाँ ऑक्सीडेशन की एक्टिविटीज हुई, और स्लैग, जैसे फैक्ट्रीज में स्लैग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही बाई प्रोडक्ट्स हमारे शरीर का, हमारा जो होम है वो भी एक, बॉडी जो है वो एक हमारे जो एक होम का पूरा सिस्टम है, जिसमें गार्बेज निकलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो गार्बेज को कलेक्ट करके यहाँ किडनी तक लाता है, ये भी काम ब्लड करता है। or this may be considered as one part of excretory system, one part of transportation system in organisms also, specifically in higher organisms like human. So this is about the transportation in human. क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो ट्रैकिया है, स्पाइरिकल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में गिल्स की सहायता से रेस्पिरेशन होता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बट आपके सिलेबस में आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो अभी यहाँ पे हमने डिटेल वही देखा है। तो दिस इज, ये हो गया ह्यूमन में, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, देन all these blood vessels are of mainly of two types, arteries जो oxygenated blood mainly carry करते हैं, with the exception of pulmonary artery जो deoxygenated blood को carry करता है, और veins जो mainly heart से away ले जाते हैं blood को, और ये mainly deoxygenated blood को carry करते हैं, with the exception of pulmonary vein जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक लाता है। तो इसलिए आर्टरी और वेन का डेफिनेशन अगर हमें याद रखना हो तो इस तरह याद रखना ज्यादा बेहतर होगा कि आर्टरीज हार्ट से अवे ले जाते हैं ब्लड को, और वेन्स हार्ट की तरफ ले आते हैं ब्लड को। सो आई थिंक ये डिफरेंस, और भी कुछ मेन डिफरेंसेस हैं थिक वॉल एंड थिन वॉल की, वो हम आगे देख लेंगे। But this is about the circulatory system in human, जो असेस करते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, लिम्फ क्या है, ये हम आगे देखते हैं। नाउ कम्स द प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम वो टिश्यू है जो रूट से पानी को, रूट प्रेशर और सक्शन प्रेशर से ऊपर ले जाता है, लीव्स के थ्रू पानी ट्रांसपायर करता है, और इस ट्रांसपिरेशन की वजह से, इवापोरेशन ऑफ प्लांट्स की वजह से नीचे रूट प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये पानी को पुश करके ऊपर की तरफ ले जाता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसे एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना। और दूसरा है ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि प्लांट्स फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। इट मे बी यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, जिससे कि ये प्लांट्स यहाँ पे स्टेम में फ्रूट्स अनलोडेड हो रहे हैं, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट है जिसमें प्लांट्स फूड रूट्स में लोडेड हो रहा है। तो दिस इज, यही सारा आगे के स्लाइड्स में हम देखने जा रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्या है ये हमने देख लिया। जो चीजें, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो जैसे न्यूट्रिशन से फूड का डाइजेशन हुआ पैंक्रियास में और इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ये स्टार्ट तो होता है माउथ से ही, सलाइवा से लेकर के, ये हम देख करके आए हैं न्यूट्रिशन में, और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उनको अब्सॉर्ब करना होता है, और इनको शरीर के हर भाग तक, हर सेल तक ले जाना होता है। उसी तरह रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन लिया जाता है, एयर लिया जाता है, उसका ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग तक पहुंचना होता है। तो ये सारे काम को करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक पेट्रोल पंप में पंपिंग स्टेशन होता है, वैसे ही हमारे शरीर का पेट्रोल पंप है हार्ट, पेट्रोल है ब्लड। पेट्रोलिंग जो पंपिंग के लिए जो रूट्स हैं जिनसे पास होता है, वो रूट्स हैं, जैसे जो वो रूट्स हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ले जाते हैं उन जगहों पर। ब्लड वेसल्स में वो रास्ता बनाते हैं, और पेट्रोल है ब्लड, और इस तरह से हर टारगेट जगह तक पहुंचता है। रिक्वायर्ड चीजें पहुंचती हैं।
फिर एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन कंबशन होता है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एटीपी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, विदाउट हेल्प ऑफ एटीपी पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। और इन ट्रांसपोर्ट्स की सहायता से चीजें डिजायर्ड जगहों पर पहुंचती हैं और रिक्वायर्ड एक्टिविटीज होती हैं। अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो जैसे अमीबा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस काफी है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड को अंदर ले जाने के लिए। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें प्लांट्स भी आते हैं, हायर एनिमल्स भी आते हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट, देन प्लांट टिश्यूज दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम है जो ट्यूब की तरह दिख रहे हैं, ये दीज आर द फ्लोएम, एंड ये जो सिंपल ट्यूब दिख रहे हैं ये जाइलम है, जो प्लांट से लेकर के सिंपली बॉडी, प्लांट्स बहुत सीधी सीधी जिंदगी बिताते हैं। रूट से प्लांट लीफ तक पहुंचता है पानी, पानी बाहर जाता है रूट प्रेशर से, ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और दैट इज कॉल्ड एज बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स, मिनरल्स, फूड, ये सब जब ट्रांसलोकेट करते हैं थ्रू द फ्लोएम, इस फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो बना होता है कंपेनियन सेल्स एंड सीड ट्यूब सेल्स का, इन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। वैसे ट्रांसलोकेशन एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। सो द ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी देखा छोटे डिस्टेंस के लिए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो जिसको कम डिस्टेंस कवर करना होता है, और ये 3 तरह का होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, या प्रेशर से पुश करके ऊपर किया जाता है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दैट इज कॉल्ड एज ये डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन से ज्यादातर गैसेस एलिमेंट्स मूव करते हैं इन और आउट, और ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू, परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि इस तरह से, जैसे ये यहाँ से रिसीव किया गया मॉलिक्यूल्स को, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, नॉट एग्जैक्टली स्टार्च, यहाँ पे होते हैं मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, जिनको इस तरह से रिसीव करके इस तरह से अंदर की तरफ डाल देता है। जो सेल मेम्ब्रेन में जो सेल पोर्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन के पोर्स, उनके थ्रू थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाते हैं, और उलट करके उनको इस तरह से रिसीव करके मॉलिक्यूल्स को, सेल मेम्ब्रेन का सेल पोर के जो गार्ड सेल्स हैं वो यहाँ से रिसीव करते हैं और यहाँ से खोल करके अंदर पुश करते हैं। तो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके थ्रू कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं सेल पोर्स पे, ये कैरियर प्रोटीन्स में फैसेट्स होते हैं, इन फैसेट्स में मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्टेड हैं, ट्रांसपोर्ट करना है जिनको सॉल्यूट्स, वो अंदर की तरफ चले आते हैं। यहाँ पे भी अभी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बट फ्लोएम में ये जाइलम है जहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये आगे हम अभी देखेंगे। दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रोसेस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस ट्रांसपोर्ट का अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ये आपके नॉलेज के लिए, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि आपके अपने नोट्स, आप इनको पॉज करके ले सकते हैं, हम सिर्फ आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में, इसके पहले कि हम डिटेल्स में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स देखें, ट्रांसपोर्टेशन की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ लेना जरूरी है। तो पहले हमने देखा कि क्या किस किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब उनके स्पेसिफिक पार्ट्स को देखने के पहले, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पे, जिन थियरीज पे बेस्ड है ट्रांसपोर्ट, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से हो सकता है,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स हो सकता है, जो सिंपली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी सिंपली रिसीव करके नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, या नीचे से रिसीव करके ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं. दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इतना अभी समझना आपके लिए काफी है. उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की तरह से वजह से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी हो जाता है. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एटीपी इन्वॉल्व होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी स्टोर्ड होता है, जो जरूरत के समय डीफॉस्फोरिलेशन उसका होता है. फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट रिलीज होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी से एडीपी बनता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट कैरी करके ले जाता है, तो एनर्जी रिक्वायर होती है. सो दैट इज एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड. ये स्पेसिफिकली प्लांट्स में ज्यादा क्लियरली दिखेगा. जाइलम में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है विद द हेल्प ऑफ द रूट प्रेशर, एंड रूट प्रेशर के साथ साथ सपोर्ट करता है सक्शन प्रेशर और पुल करता है. पुल प्रेशर से वाटर पुल होता है जाइलम के थ्रू. जबकि फ्लोएम में दिस इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट्स में, एंड दिस इज द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट थ्रू फ्लोएम, जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फूड का एक्चुअली इसमें डायरेक्शन मूवमेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. ये सारी चीजें अभी हम आगे आपको मिल जाएगा, बट आप बेसिक चीजें यहाँ समझ लीजिए. ट्रांसलोकेशन से फूड का मूवमेंट होता है प्लांट्स में, एंड ट्रांसपिरेशन से वाटर का मूवमेंट होता है. दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर अप जाता है और लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है. ये फ्लोएम टिश्यू है, वाइडर टिश्यू है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. इसमें अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो अगेंस्ट फोर्स है तो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकती है. और ये सीव ट्यूब्स एंड companion cells are the part of this phloem tissue. Now, so this is something what you should know as the basics before going into the details. So let us see, एक बार हम just देख लें. Transportation is the movement of material from one part to another from the region of their availability of region of their usage, storage and elimination. So language notes के लिए अब आप इसको pause कीजिए और इससे अपना notes बनाइए. हम अभी जो चीजें हमने देखी, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इस ट्रांसपोर्टेशन से फूड, मेटाबॉलिक गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, हार्मोन्स, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. स्पेसिफिकली इन एनिमल्स बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत बड़ा एक सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स, whereas in plants ये दो मेन टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. इन्हीं की सहायता से जाइलम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर के एसेंट को, वाटर के या सैप को ऊपर चढ़ाता है, और जबकि दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप. एंड अनदर मूवमेंट इज ट्रांसलोकेशन, जिससे कि फूड ऊपर चढ़ता है. Now, transportation in animals अगर हम देखें तो it consists of circulatory system. It involves two systems, blood vascular system or circulatory system, and lymphatic system. So this is the lymphatic system and this is blood vascular system. This transport system, ये circulatory system includes the heart. The circulatory system हमने देखा कि ये heart, blood vessels, then blood, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, देन ब्लड इज द मीडियम जो जिसके थ्रू सर्कुलेट करता है. दिस ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड सेल्स. दैट इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ सेल्स. आरबीसीज, ये जो लाल लाल हैं कॉन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर द आरबीसीज, जिनमें हीमोग्लोबिन की वजह से रेडनेस आती है, विच इज एन आयरन कंपाउंड. देन व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बहुत तरह के होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, डब्ल्यूबीसीज कई तरह के होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं.
एंड द थर्ड टाइप आर द प्लेटलेट्स, जो ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं. कोआगुलेशन, आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब हमारा खून कहीं पर से भी कोई भी ब्लड वेसल रप्चर होता है और ब्लड बाहर आने लगता है, तो थोड़े समय के बाद उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हवा के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही मेशवर्क ऑफ थ्रोम्बिनोजेन प्रोटीन्स होते हैं, थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन फाइबर्स बना करके बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, और दोज आर कॉल्ड एज कोआगुलेशन फैक्टर्स. सो दैट यू मस्ट नो. सो ये हो गया प्लेटलेट्स. एंड देन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये हो गया, जिसमें कि ब्लड है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देख लिए. देन कम्स द लिम्फेटिक सिस्टम. This is the lymphatic system. That lymphatic system includes the lymph and the lymphatic vessels. This is the tissue fluid, जो tissues और cells के बीच में होते हैं. अब ये lymph कहाँ से बनता है? This is actually, ये जो blood है, ये ब्लड जब कैपिलरीज में जाने लगते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरीज, पतले पतले कैपिलरीज में ट्रेवल करते हैं, तो उस दौरान चूंकि थिकनेस बहुत ज्यादा, थिननेस बहुत फाइन होती चली जाती है कैपिलरीज को, तो थोड़ा ब्लड प्लाज्मा जो है वो ऊज आउट हो जाता है. सिस्टम, नेचर ने बहुत ही सोच समझ करके सिस्टम बनाया है, जिसमें कि कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं वो परफोरेटेड होते हैं. उन परफोरेशंस, और वो इतने महीन परफोरेशंस होते हैं कि उनसे ऊज आउट होते हैं ब्लड का प्लाज्मा. आरबीसी नहीं पास हो सकता है, और ये वन वे ट्रैफिक है, दोबारा वापस नहीं आ सकता है. ये है लिम्फेटिक सिस्टम, वो जो ऊज आउट वाइट फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड हम कह सकते हैं, क्योंकि आरबीसी इसमें पास नहीं हो सकते हैं. मैक्सिमम वाटर प्लस सर्टेन प्रोटीन्स ये टिश्यूज में, टिश्यू फ्लूइड की तरह या लिम्फ की तरह रहते हैं, और फिर इनको वापस जाना होता है ब्लड सर्कुलेशन में. जब ये अपना काम, कैपिलरीज से ब्लड बाहर आएगा, तो उस जो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा जो ऊज आउट हुआ था, उसको वापस लिम्फेटिक सिस्टम्स डालते हैं. ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जाकर के कैपिलरीज से मिलते हैं और उनमें वापस डालते हैं. नहीं तो अगर इस तरह से ऊज आउट होता रहेगा प्लाज्मा, तो ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, थिकर होता चला जाएगा, और उसके बाद वो वेसल्स में स्मूथली मूव नहीं कर सकेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम, दैट वी विल सी अ बिट. Then in plants, this is the xylem for the transport of water through transpiration, and this is phloem for the transportation of food, that is called as ट्रांसलोकेशन. सो नाउ ये आपका, अब हम थोड़ा सा आप इसमें कैसे हमारा ये हार्ट है, इसमें ज्यादा इस स्लाइड में आप समझिए मेरी बात को, वर्किंग ऑफ हार्ट समझिए, और इसके बाद बाकी के स्लाइड्स में को पॉज करके आप नोट्स पढ़ ले सकते हैं. मैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी ये वीडियो बन रहा है स्पेसिफिकली, तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर दूंगी. सो नाउ स्टार्ट विथ द आवर हार्ट. जो हमारा दिल है, दिल का मामला है बहुत ही ज्यादा, जो लव से, इमोशन से, सारी चीजों से जो जुड़ा रहता है, बट वो एक जीवन से जुड़ा होता है. बाकी के इमोशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको हम दिल से जोड़ तो जरूर देते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन वो धड़कन है जो ब्लड के अंदर आने और बाहर जाने का जो प्रोसेस है. और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मूवमेंट, ब्लड, हार्ट बना हुआ होता है 4 चेम्बर्स का. 2 राइट चेम्बर्स हैं, 2 लेफ्ट चेम्बर्स हैं. दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द right, this is right auricle, and this is right ventricle. So this right auricle and right ventricle are the 2 chambers. ये right and left इसलिए है क्योंकि ये जिस पर्सन का हम देख रहे हैं वो हमारी तरफ फेस किए हुए है, तो this will be the right side and this will be the left side. So there are 4 chambers, right auricle, right ventricle, and just opposite side में लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये 4 चेम्बर्स हैं. इनको यहाँ पे आप कोर्स समझिए, और उसको डिटेल्स में इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जिनमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये वेना कावा, अओर्टा, दीज आर द टर्म्स जो कि और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज होते हैं. सो यहाँ पे बेसिक्स समझने के लिए हम बहुत शॉर्ट में इसको समझाएंगे आपको. सो द फ्लो ऑफ ब्लड, एक हार्ट का जो एक बार में ब्लड हार्ट में आया,
और बाहर निकला, पूरा सर्कुलेशन करके फिर कलेक्ट हुआ। ये एक पूरी साइकिल को एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इस एक कार्डियक साइकिल में दो कंप्लीट मूवमेंट ऑफ हार्ट इन्वॉल्व करता है, और इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये देखिए, दिस इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट। यहाँ से एक बार ये ब्लू, एक चीज और ध्यान रखिए कि ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ब्लड हमेशा रेड ही होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए, थोड़ा ऑफ कोर्स थिकनेस में जो कंसिस्टेंसी है वो वेन्स की थोड़ी हैवी होती है, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, जिसको गाढ़ापन हम कह सकते हैं, और आर्टरीज में पतली होती है तो लाइट कलर होता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई लाल और ब्लू होता है। ये ब्लू सिर्फ यूज किया जाता है जस्ट टू डिनोट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट, और रेड है टू डिनोट द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट इनटू द आर्टरीज, और दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक बार जब ये हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है तो ये एक कार्डियक साइकिल हुआ। हार्ट जब सिकुड़ता है तो वो डायस्टॉल एंड सिस्टॉल होता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टॉल। सिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एंड डायस्टॉल, डाय मतलब डायलेटेड, फूलना। जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हार्ट के चेंबर्स, ये चार जो चेंबर्स ये खाली हो जाते हैं जिनमें ब्लड जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायस्टॉल। ये सिस्टोल डायस्टॉल के जो मेजरमेंट है इंपॉर्टेंट, जो हार्ट का बीट क्या है, सिस्टोल मूवमेंट क्या होता है, जो कैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, दीज वी विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस। यहाँ पे हम पहले हार्ट के बारे में बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। दो चार चेंबर हैं, दो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन ऑरिकल से ब्लड हमेशा आता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम यहां से माने कि ब्लड हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट ब्लड के अंदर हमेशा आता है थ्रू वेन्स, वेन्स के थ्रू, एंड दैट एंटर्स इनटू द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आता है राइट ऑरिकल में। दिस ब्लू कलर इज डिनोटिंग राइट ऑरिकल से, ये राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये पुश होकर के जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट के मसल्स, तो ये थ्रू दिस दिस aorta, दिस आर्टरी, इट गोज नाउ। जैसा हमने अभी आपको बताया, अगर आपको याद होगा, अगर हार्ट से दूर जा रहा है, ले जा रहा है कोई भी वेसल, तो वो होगा आर्टरी। इस आर्टरी के थ्रू जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये जाएगा इन द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जब एंटर करता है ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत ही कम है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन में, ऑक्सीडेशन में यूज हो चुका है। यहाँ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है इनटू द एल्वियोलाई ऑफ दिस लंग्स के जो चेंबर्स हैं, एयर चेंबर्स, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है बाहर की तरफ, जो आउटगोइंग लंग्स से, जो नॉस्ट्रिल से हम एक्सहेल करते हैं, तो वहां से जाता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट को ले आता है किडनी की तरफ। और जो ऑक्सीजन है वो इनकमिंग अंदर की, जो अब जो वापस आ रहा है ब्लड, उसमें मिल जाता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये हार्ट की तरफ जाएगा, इसको अब हार्ट में जाना है, क्योंकि हार्ट से इसको पंप करके पूरी बॉडी में भेजना है हार्ट को। तो ये हो गया ये ब्लड वेसल जो लंग्स से ब्लड को हार्ट में ला रहा है, दिस इज अगेन वेन। तो एक दो चीजें आपको बहुत याद रखनी होंगी। हमने देखा, सॉरी, वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ पुश करते हैं ब्लड को, और आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से अवे ले जाते हैं ब्लड को। दिस इज वन पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। एंड सेकेंड पॉइंट, usually arteries carry the oxygenated blood, that is oxygen rich blood, जिसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। और यूजुअली वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड।
this carbon dioxide blood rich blood is denoted by blue color, with the exception, जो मैंने स्लाइड में आपको मेंशन भी कर दिया है, यहाँ पे आप याद रखिए, जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट चूंकि ये थिक ब्लड वेन वेसल है जो हार्ट में ब्लड को ला रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे लिख सकने में बहुत स्पेस की जरूरत होगी। दिस इज पल्मोनरी वेन। दिस इज, ये आपको याद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूर रखना होगा। ये हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो ज्यादा देख लेंगे। सो थ्रू दिस पल्मोनरी वेन विच यूजुअली कंडक्ट्स द carries the deoxygenated blood, but here this pulmonary vein, this is carrying oxygenated blood to the left auricle। लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पे आपको यहाँ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। जो बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं सॉरी बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, डिटेल्स अभी यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे आप फ्लो देख रहे हैं या कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड दिख रहा है बॉडी से, ये इस वेन के थ्रू ब्लड यहाँ आता है, यहाँ पर से ये आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल से सॉरी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये लंग में जा रहा है, लंग से ये ऑक्सीजनेट होकर के लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। यहाँ पे आप मस्कुलर वॉल देख रहे हैं। चूंकि नाउ अब इसका कोर्स ऑफ रनिंग जब हम देखेंगे, सो ये हो गया आपका वेसल्स का वे ऑफ कमिंग टू द बॉडी एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, सारा ब्लड लंग्स में एक ही काम कर रहा है राइट ऑरिकल, जो कि ब्लड को पंप करके लंग्स में भेज रहा है। इसलिए इस वॉल को अगर आप देख रहे होंगे, दिस वॉल इज कंपैरेटिवली थिन, बट जब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो ये पंप होकर के इन सारी आर्टरीज के थ्रू वो पूरी बॉडी के सेल्स टिश्यूज तक पहुंच रहा है। तो यहाँ इसीलिए लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को स्पेसिफिकली वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को बाहर हार्ट से। तो ये दिस मस्कुलर वॉल ऑफ द लेफ्ट साइड इज हाईली थिक, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है। तो दिस इज द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नाउ ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आर्टरीज एंड वेन्स किस तरह काम करते हैं और किस तरह से ब्लड ऑरिकल से लेफ्ट राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, वहां से पुश होकर के लंग में जाता है, लंग में ऑक्सीजनेशन होता है इसका, ऑक्सीजनेशन के बाद ये ब्लड फिर से आता है लेफ्ट ऑरिकल से, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये पुश होता है और ये थ्रू दीज अवोटास, ये अवोटा के ब्रांचेस हैं, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, यहाँ से ये जाते हैं सेल्स एंड टिश्यूज में। ये एक चीज समझ में आया आपको। ये है डायस्टॉल एंड सिस्टॉल, जो ब्लड प्रेशर जिसको हम मेजर करते हैं। डायस्टॉल जब फैलता है हार्ट और ब्लड बाहर हार्ट के अंदर आता है, और सिस्टॉल है जब हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं कार्डियक मसल्स और बाहर जाता है। 120/80 अगर आपको याद हो तो दैट इज द डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक मूवमेंट जो ब्लड प्रेशर में कैलकुलेट किया जाता है, दैट शोज दिस डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक मूवमेंट। और ये है कार्डियक साइकिल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार एक्सपैंड होना, दिस मेक्स वन कार्डियक साइकिल। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने देखा कि सेल्स एंड टिश्यूज में ब्लड जाता है और सेल्स एंड टिश्यूज से ब्लड कलेक्ट होता है थ्रू द कैपिलरीज। ये आपका ईसीजी और प्रेशर, आयोटिक प्रेशर एंड आर्टीरियल प्रेशर, वेनल प्रेशर, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस। नाउ ये दिस इज द वे ऑफ डबल सर्कुलेशन, दैट ये भी आप याद रखिएगा। अब ये सारा जो लैंग्वेज है
डबल सर्कुलेशन आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, लैंग्वेज में मैंने डिफरेंट स्लाइड्स में दे दी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक बार आना एक बार जाना, फिर एक बार आना एक बार जाना, तो ये डबल सर्कुलेशन, ये कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल हुआ जिसमें 2 बार ब्लड आके हार्ट से निकलता है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ अब काफी सारी चीजें तो हमने देख ली, बेसिक चीजें। अब इसमें जो छूटा है वो छूटा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो अभी हम देख करके आ रहे हैं कि हम ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करने के लिए लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं। ये लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो जो हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे लगता है मिस हो गया है। आई हैव गिवन वन डायग्राम जो आगे जरूर आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो। लिम्फेटिक सिस्टम दैट, यहाँ पे आप जस्ट समझ लीजिए कि जब ये आर्टरीज सेल्स तक जाती हैं, सेल्स में और टिश्यूज में जाती हैं, तो वहां से, यहाँ से ब्लड जा रहा है और थ्रू द आर्टरीज, और यहाँ से वेन्स में, यहाँ पे ये टिश्यूज में रन करेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जिस कंबशन होगा, जो न्यूट्रिएंट है उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लिबरेट होगी, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इन कैपिलरीज में जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये पतली, बहुत ही माइन्यूट कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं, जो कि आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज में से आए, डीऑक्सीजनेटेड हुए, वेन्स कलेक्ट किया और हार्ट की तरफ ले आया। तो ये जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में जब ब्लड इंटर करता है, तो हमने पहले देखा था कि ब्लड इज अ थिक कंपाउंड। ब्लड बना होता है प्लाज्मा और कार्पसल्स होते हैं, आरबीसीज एंड WBC। तो ये प्लाज्मा जो है, इट इज मोर वाटरी, ये इसमें काफी वाटर होता है, ऑलमोस्ट समझिए 91% वाटर, और थोड़े से प्रोटीनस ग्लोब्युलिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्लाज्मा है, ये एज इट इज, जितना कंसिस्टेंसी ब्लड का है, वो पूरा कैपिलरीज में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कैपिलरीज के जो वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, और उन परफोरेशन से ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जब सेल्स टिश्यूज में पहुंचते हैं, तो यहाँ टिश्यूज के पास आकर के कुछ जो वाटरी पार्ट है, जिसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, वो ऊज आउट होने लगता है, टिश्यूज में ही रह जाते हैं ये वाटरी पार्ट, और कैपिलरीज में मूव करते हैं, जो आरबीसी मेनली, और WBC का जो ब्लड सेल्स वाला पार्ट है वो मूव करता है। तो दिस कलरलेस फ्लूइड इज कॉल्ड एज, ये सेल्स एंड टिश्यूज हैं, यहां से ये ऊज आउट कर रहे हैं ये पार्ट, ये प्लाज्मा, एंड दिस कलरलेस फ्लूइड इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ जो कि टिश्यूज में रहते हैं। बट इन टिश्यूज से जब ब्लड वापस आएगा यहाँ पे वेन्स के थ्रू, तो इस दौरान इसे वापस इस वेन में जाके मिलना जरूरी है, क्योंकि ब्लड की कंसिस्टेंसी इस तरह से, अगर ब्लड जाता जाएगा कैपिलरीज में, प्लाज्मा ऊज आउट होता जाएगा, और वो प्लाज्मा फिर से नहीं अगर अंदर जाएगा, तो ब्लड की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती चली जाएगी, और उसके बाद ब्लड का नॉर्मल फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम से इसके लिए फिर से एक और सिस्टम ऑफ वेसल्स रन करता है, इन टिश्यूज से, टिश्यू फ्लूइड से लेकर के, ये दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स, जो ब्लड को वापस ला करके वेन्स में डालते हैं। क्योंकि आर्टरीज का वॉल ज्यादा थिक होता है, तो ये चीजें ध्यान रखिए कि लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ आता है, जो वेन्स में आकर के मिलता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी होती है, फिर ये वापस अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। सो दिस इज द लिम्फेटिक, लिम्फ जो ब्लड का ही पार्ट है, जिसमें से सेल्स निकाल दिए गए हैं। अब वो जो परफोरेट मैंने बताया आपको, कैपिलरीज में परफोरेशन हैं, वो इतने महीन होते हैं कि उनसे ब्लड सेल्स नहीं ऊज आउट हो सकते हैं, सिर्फ पानी वाला पार्ट है वो ऊज आउट होता है। और क्योंकि ब्लड सेल्स अगर ऊज आउट हो जाएंगे, तो एक्सचेंज करेगा कैसे, आरबीसी ही तो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो इसलिए सिस्टम, कुदरत ने बहुत ही प्लांट सिस्टम बनाया है हमारे शरीर का। तो वहां से सेल्स अपना काम करके जब वापस आते हैं,
तो वो टिश्यूज से थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स फिर टिश्यू फ्लूइड ले लेते हैं या लिम्फ ले लेते हैं, अपनी वापस कंसिस्टेंसी ब्लड की मेंटेन कर लेते हैं और फिर से सर्कुलेशन में आ जाते हैं. सो दिस इज द लिम्फ एंड द लिम्फेटिक वेसल्स. एक चीज और इंपॉर्टेंट है इन लिम्फेटिक वेसल्स में, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स के आगे की स्लाइड में दिखेगा, डाला तो मैंने यहाँ पर भी था वीडियो, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ रहा है. तो चलिए हम आगे देख लेंगे. जब जो आपने बहुत बार सुना होगा कि बॉडी में डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर इन्फेक्शन अगर आपका है कि नहीं ये गले के पास नस चेक करके देखता है, कलाई के पास चेक करके देखता है, कुछ जॉइंट्स पर स्वेलिंग अगर है तो उनको दबा के देखता है. सो वो क्या चेक करते हैं, वो इन लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में इस तरह से लिम्फेटिक वेसल्स रन कर रहे हैं तो इनके बीच में सिस्टम ऑफ नोड्स होते हैं, थिक रीजन्स होते हैं. दीज आर द लिम्फेटिक नोड्स. और इन नोड्स में WBCs काफी ज्यादा होते हैं. ये इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं जो जब ये लिम्फ रन कर रहा है टिश्यू फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल्स इनके अंदर एंटर कर गए हैं from the cells and tissues and surrounding tissues, उन फॉरेन पार्टिकल्स को, उन फॉरेन बैक्टीरिया को किल करने का काम किया जाता है इन नोड्स पे, एंड विच इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. सो दीज आर द लिम्फ नोड्स. इसीलिए कभी कभी जब यहाँ पे किल नहीं हो पाते हैं, लिम्फ के बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो जो सडन स्वेलिंग होने लगती है एलिफेंटियासिस में, लिम्फ जो पैर के जो लिम्फ वेसल्स हैं उनसे वो वहां पे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई से, तो वहां से इसलिए वो बहुत पैर फूलने लगता है. सो दोज स्वेलिंग्स आर ड्यू टू द लिम्फेटिक नोड्स में जो स्वेलिंग होती है उनकी वजह से होता है. सो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स काफी कुछ समझ में आया होगा कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. नाउ अब आप इस स्लाइड को फिक्स करके पॉज करके अपने नोट्स के लिए आप इसको ले सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एज आई हैव टोल्ड यू ये किडनी से होता है, किडनी में आते हैं सर्कुलेट ब्लड के साथ ही एक्सक्रीटरी वेस्ट किडनी में आते हैं, फिल्टर होकर के यूरिन बनता है और वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर जाता है, जिसको हमको अलग से पढ़ना है. उसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स, blood vessels, capillaries, these are the capillaries जहाँ पे रन कर रहे हैं, और यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड्स बनते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं. सो इस तरह से सर्कुलेशन होता है इन एनिमल्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एनिमल्स. नाउ द डबल सर्कुलेशन जिसके बारे में हम अभी बात करके आ रहे हैं. इन ह्यूमन हार्ट ब्लड passes through the heart twice in one cardiac cycle. ये हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं फॉर दोज स्पेशल चिल्ड्रन who are not able to note down the simple slide. So I'm reading out these important points. This type of circulation is called double circulation. Blood heart में 2 बार जाता है एक कार्डियक साइकिल में, और इस तरह से एक कार्डियक साइकिल के 2 सर्कुलेशंस को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. One complete heartbeat in which all chambers of heart contract and relax once is one cardiac cycle. एक बार में, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट के चारों चेम्बर्स, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, चारों एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स करते हैं. तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ, ये एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल हुआ, और इसीलिए इस कंप्लीट कार्डियक साइकिल को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, ये आपको याद रखना होगा नॉर्मल कंडीशन में. इन वन कार्डियक साइकिल हार्ट पंप्स आउट 70 मिलीलीटर ब्लड एंड दस अबाउट 4900 मिलीलीटर ब्लड इन अ मिनट. एक मिनट में 4900 मिलीलीटर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट पंप आउट करता है. Then double circulation ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood. जो डबल सर्कुलेशन का बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूरी तरह से इस डबल सर्कुलेशन से आप देख रहे हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर का ब्लड और रेड कलर का ब्लड
बिल्कुल अलग हो जाता है। दिस इज डायस्टोलिक, जब हार्ट स्वेल कर रहा है, हार्ट स्वेल मतलब डायलेट कर रहा है, एंड दिस इज सिस्टोलिक, जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हार्ट ब्लड को लंग्स में भेज रहे हैं। दिस इज डबल सर्कुलेशन। सो दिस, अब ये जो है हार्ट के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हार्ट हमने देख लिया, मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, स्मॉल, इट कैन फिट इन वन रिस्ट, एक मुट्ठी में बंद हो जाए इतना छोटा होता है ये हार्ट। ये हार्ट के पार्ट्स हैं, ये हार्ट कैसे मूव करता है, ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं। सिस्टोल इज कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। Then arteries are those vessels which are thick walled blood vessels. ये thick होते हैं, ये oxygenated blood carry करते हैं हार्ट से डिफरेंट organs तक, with the exception of the pulmonary artery जो कि deoxygenated blood को हार्ट से लंग तक ले जाता है, and this is the exception. Then veins are thin walled, thick walled, thin walled, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज थिक वॉल्ड हैं, वेन्स थिन वॉल्ड हैं, इसीलिए वेन्स को वाइडर वेसल्स कहते हैं और आर्टरीज को थिनर वेसल्स कहते हैं। क्योंकि इनकी थिनर इसलिए कि ये इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, इनका जो वेसल का पाइप का जो होल है, जो ट्यूब है, वो पतला हो जाता है क्योंकि इनके वॉल्स थिक होते हैं, और वेन्स के वॉल थिन होते हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ले आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेन्स हैं, ये सुपरफिशियल होते हैं, आर्टरीज डीप रूटेड होते हैं। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, दीज आर द वेन्स हियर। नाउ द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाते हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं पे टिश्यू फ्लूइड में ऊज आउट होते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, जो कि वापस लिम्फेटिक वेसल से कनेक्ट होकर के पहुंचते हैं। देन ब्लड कंटेन्स ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स विच हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। ये कोआगुलेट हो रहे हैं ब्लड, that is due to the blood platelets. Now this is the lymphatic vessel system and lymphatic vessels, जिसके बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। इतना ही आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ना है। टिश्यू फ्लूइड है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट होकर के लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं। लिम्फ नोड्स में इनका प्यूरिफिकेशन होता है, इनको इम्यून सिस्टम में यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया फॉरेन बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और प्योर लिम्फ या जिसको हम कहते हैं शुद्ध, जिसमें से बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दिया जाता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम आकर के वापस सिस्टमेटिक ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाता है। ये वेन्स में मिलता है और वेन्स के थ्रू आर्टरीज में आता है। सो फॉर योर नोट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, ये जो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ब्लड वेसल्स आर ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर इनका आप सेक्शन देखिए। लिम्फ वेसल्स दे आर क्लोज विद द क्लोज्ड एंड, ये आप देख रहे हैं इनका एंड एक तरफ से क्लोज्ड है, और यहाँ से जो ये परफोरेशंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम इनको मिटा दें आपको, तो परफोरेशंस दिखाएं हम, दिस इज परफोरेशंस, यहाँ दीज आर द परफोरेशंस। सो इसको अगर मिटा दें तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे परफोरेशंस। इन परफोरेशंस के थ्रू जो टिश्यू फ्लूइड है वो एंटर करता है, और ये परफोरेशंस वाल्व सिस्टम की तरह वन वे अलाउ करते हैं, ये अंदर की तरफ तो जाने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। इसीलिए लिम्फ वेसल्स जो है ये फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड को लेकर के चलते हैं, और ये सीधा वेन्स में ही जाकर के फिर ब्लड के साथ मिल जाते हैं। सो दिस मच इज एनफ, दिस लिम्फेटिक सिस्टम, दिस ऑल। ये स्लाइड तो कुछ तो हुआ है जिससे कि जो चीजें मैंने ओमिट कर दी थी वो वापस आ गया है, बट दीज आर ये नाउ दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जाइलम है जो पानी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लोएम है ये ट्रांसपिरेशन को शो करता है, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि डिवाइड कर सकते हैं हम ब्लड, लिम्फ, ब्लड वेसल्स, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट्स फंक्शनिंग, ये सारी चीजें हम
देख करके आ रहे हैं. नाउ कम्स द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज वी हैव सीन, जैसे हम पहले देख चुके हैं, हम शॉर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं. Xylem is a vascular, the plant में transportation होता है through the vascular bundles which are of two types, the xylem and the phloem. The xylem is the circular, the hollow tube-like structures जिनका ट्यूब थोड़ा पतला होता है. ये इसमें जो सेल सैप होता है, जो वाटर होता है, वो रूट प्रेशर की वजह से और सक्शन प्रेशर की वजह से, जब ये पानी रूट प्रेशर की वजह से पानी यहाँ तक जाता है और उसके बाद जब ये लीफ से निकलता है थ्रू द प्रोसेस, यहाँ से पानी चढ़ता है और थ्रू द लीफ स्टोमाटा, जब सन के लाइट में, बाहर से सन का लाइट से ये इवापोरेट होता है पानी, और पानी इस तरह से सक होता जाता है. एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जो रूट प्रेशर और सक्शन प्रेशर मिल करके वाटर्स को या सैप को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं. एंड दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. दिस इज यूनिडायरेक्शनल, ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. दिस इज थ्रू द जाइलम वेसल एंड दैट इज व्हाई ये जो प्रोसेस, ये जो मूवमेंट है, ये सिर्फ पुश करके, जैसे आप क्यू में खड़े होते हैं, लोग आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे से खाली होता जाता है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरह बिना किसी एफर्ट के पानी ऊपर चढ़ता जाता है. इसीलिए ये जो जाइलम के सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द डेड सेल्स. इनमें लाइफ नहीं होता है. जबकि ये फ्लोएम जो है, दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ, ये फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब्स या ट्यूब सेल्स का. दीज आर द सीव सेल्स. एंड इनके साथ साथ इसमें होते हैं कंपेनियन सेल्स, जो यहाँ पे ये दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे, यहाँ से पानी आता है, ये फूड पानी ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो है, ये फूड जो बनता है, जो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, ये हम पढ़ करके आ रहे हैं कि सनलाइट में क्लोरोफिल बनाता है, सनलाइट और वाटर, नीचे से पानी आता है और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के स्टार्च या ग्लूकोज बनता है. तो ये जो पानी है, इस पानी को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से लेता है, और जब ये फूड बनने लगता है, दैट स्टार्च, तो यहाँ से पानी, जाइलम से पानी को लोड करने के लिए, ये जाइलम से पानी को लेता है, पानी से फूड बनता है, और ये फूड जहां जरूरत होती है, अगर नीचे की तरफ मूव करना है, जैसे कुछ आप जानते हैं कुछ रूट्स में फूड स्टोर होते हैं, तो जहां भी स्टोर होना है फूड को, अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. पर अगर नीचे से ऊपर की तरफ फूड को लीफ से फ्रूट में या दूसरे पार्ट्स में अपलोड करना होता है, एनलोड करना होता है फूड को, तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. उसके लिए जरूरत होती है एनर्जी की, जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये सीयूटिल्स, ये छन्नी का काम करते हैं, जिनके थ्रू पास होता है फूड मटेरियल, और पानी वापस चला आता है जाइलम में जब फूड अनलोड हो जाता है, जहां पे उनको अनलोड होना है. और ये अगर ऊपर की तरफ जाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल, ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, दिस इज द कंपेनियन सेल. इसमें आपको नॉर्मल सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल साइटोप्लाज्म है, एंड दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर द लाइव सेल्स. जबकि जाइलम के सेल्स, जाइलम इज अ डेड टिश्यू, वेयर एज द फ्लोएम इज अ लाइव टिश्यू, जिसमें सेल्स को यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, और ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, एक्टिव मूवमेंट में. सो दिस इज अबाउट द मूवमेंट transportation in plant. अब आप again you can pause this slide and you can take your notes from here. Now these are the movements, ये किस तरह से upward movement होता है. Transpiration and translocation में क्या क्या differences हैं, phloem से कैसे movement होता है. These are the sieve plate की cells में छोटे छोटे perforations हैं, इसलिए इनको sieve cells कहते हैं. ये these are the perforations and these are the companion cells, ये nucleus हैं. यहाँ से यहाँ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है. ये ट्रांसपिरेशन में जो स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है, ये हम इसके पहले भी जब हम रेस्पिरेशन देख रहे थे तब देख चुके हैं. सो दिस इज द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट through the transpiration and translocation. So all these things we have already seen.
अगर हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखें तो ये दो तरीकों से होता है, थ्रू एसेंट ऑफ सैप दैट इज ट्रांसपिरेशन, थ्रू ट्रांसलोकेशन दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड एज translocation. This is the translocation, and these are the 5 steps of transportation in plants. सबसे पहले plants में रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फूड को वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं थ्रू जाइलम और ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलते हैं. देन बाय थ्रू इन फ्लोएम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बाय फोटोसिंथेसिस स्टार्च बनता है और वो ट्रांसलोकेट होता है फूड थ्रू द फ्लोएम. सो दीज आर ऑल द डिटेल्स कैसे प्लांट से यहाँ पर ट्रांसपिरेशन से वाटर मिक्स होता है, ये वाटर वापस चला आता है जब इसका फूड अनलोड हो जाता है तब. सो दीज आर द specific points in the transportation of plants and animals. आप इन स्लाइड्स को पॉज करके मूवमेंट्स और ये पॉइंट्स अपने नोट्स के लिए ले सकते हैं. सो आई होप ये सारे पॉइंट्स, ये सारा these are certain works. Now these exercise solving we will do in the next class. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसके बेसिक समझ में आए होंगे. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. अब हम यहाँ इसके बाद एक्सक्रीशन देखेंगे. अगर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक this video, and let me know, let others know about your so thank you for this watching.